मेरे को ये कहने में कोई झिझक नहीं है, बेचारे बेचारे कह रहा हूं। अब मैं उनको बेकसूर नहीं कह रहा हूं। लेट्स बी वेरी क्लियर। मैं ये नहीं कह रहा कि वर्मा बेकसूर है। यशवंत वर्मा कसूर तो उनका पूरा है, 100% है। लेकिन वो इस पूरे खेल में, जो हम चेस में कहते हैं ना, प्यादा, पॉन, मोहरा, इस पूरे खेल में वो एक प्यादा थे और उन्होंने रिजाइन करके प्रूव कर दिया कि मैं प्यादा था। वो जज का घर सुप्रीम कोर्ट की नाक के नीचे है, डायगनली। वहां से करोड़ों रुपया मिला तो 3-4 दिन कानों कान खबर ही नहीं हुई किसी को। ये क्या हुआ? अगर सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस को पता है, पुलिस को पता है, फायर ब्रिगेड को पता है, तो होम मिनिस्टर को भी पता है, प्राइम मिनिस्टर को भी पता है, चीफ जस्टिस को भी पता है। तो जो बात चीफ जस्टिस इंडिया को, प्राइम मिनिस्टर को और होम मिनिस्टर को पता होने के बावजूद दबाई गई, तो किसके कहने से दबाई गई वो? इसका मतलब वर्मा से जो ऊंचे के लोग थे उन्होंने इस बात को दबाया। क्योंकि चीफ जस्टिस, सीईसी और हाईकोर्ट के जजेस डरे हुए हैं और 8,000 करोड़ का एलिगेशन लगता है एक पार्टी पे, किसी पॉलिटिकल पार्टी पे। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि 8,000 करोड़ आपने इलीगल इकट्ठा किया है और उनका रिमांड नहीं होता। क्यों नहीं हुआ रिमांड उस पार्टी के, उस एनजीओ पार्टी जो प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस की थी कि 100 साल पुरानी एनजीओ है, जो 100 साल पुरानी एनजीओ के ने 8,000 करोड़ इकट्ठा किया था। 8,000 करोड़ सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजेस ने इलीगल डिक्लेयर कर दिया, तो उनका रिमांड क्यों नहीं हुआ? रिमांड होना चाहिए था ना ऊपर के। आपको पता है महेश जी, आप इतने साल से वकालत कर रहे हो और कवर कर रहे हो, जब कोई कंपनी कसूर करती है तो उसके जो कंपनी के कर्ता धर्ता होते हैं, डे टू डे एक्टिविटीज जिसमें जो देख रहे होते हैं, उनको अरेस्ट किया जाता है। तो अगर 8,000 करोड़ उन्होंने कह दिया था कि इलीगल है, तो उसके कर्ता धर्ता ऊपर के 3-4 को अरेस्ट करके उनका रिमांड होना चाहिए था। वो क्यों नहीं हुआ? ये सारी बातें महेश यशवंत वर्मा से कनेक्टेड है। आज हमारे साथ अशोक अरोड़ा जी जुड़ रहे हैं, जो कि सीनियर एडवोकेट हैं, इस समय न्यूयॉर्क में हैं। अशोक अरोड़ा जी का परिचय तो जितने भी हमारे लीगल फैटर्निटी के लोग हैं सब जानते हैं कि लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंचे वकालत करते करते, जो दिल्ली की 3 बार लोअर कोर्ट जो है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिसको हम बोलते हैं पटियाला हाउस कोर्ट, उसके 3 बार सचिव रहे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो सुप्रीम कोर्ट में भी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के 3 बार सचिव रहे। उसके अलावा कई प्रधानमंत्रियों की विकेट उखाड़ने में भी इनका बड़ा योगदान रहा। या कह लीजिए कि उन पीएम के लिए बड़ा दुर्भाग्य रहा कि हमारे यहाँ इंडिया में एक बेहद मशहूर केस रहा है, और मतलब एक वो मील का पत्थर रहा है, जिसके अंदर लखूभाई पाठक केस का नाम था। और अशोक अरोड़ा जी उस केस में उन्होंने वकालत की थी, बहस की थी, और बहस करने के बाद जो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे, उनको समन इशू करना पड़ा था कोर्ट को, जो इन्होंने एविडेंस कोर्ट के सामने रखे, आर्गुमेंट कोर्ट के सामने रखी। और जो पीवी नरसिम्हा राव हैं पूर्व प्रधानमंत्री, अदालत ने उनका समन निकाला, उनको इस मामले में आरोपी बनाया। और उसके बाद उसका यह असर रहा कि कोर्ट के अंदर जो भी आर्गुमेंट होते रहे, जो भी तथ्य अशोक अरोड़ा जी रखते रहे, तो उसका असर बाद में 3 प्रधानमंत्रियों पे पड़ा, जिनकी कुर्सियां गई, और एक नए प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी वो पीएम बने। तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे अशोक जी से। लेकिन आज का जो सबसे ताजा मुद्दा है वो ये कि भारत के अंदर हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा, जो पहले दिल्ली हाई कोर्ट में जज थे, फिर उनके घर में जो है नोटों का अंबार लगा हुआ था, उनके रूम के अंदर जो जिसको स्टोर बोल रहे हैं, फिर उसमें आग लग गई थी तो चली की बोरियों में भरे अर्धजले नोट। और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने इंक्वायरी की तो उसमें भी काफी तथ्य पाए गए, उनको फिर ट्रांसफर कर दिया गया था इलाहाबाद हाईकोर्ट, क्योंकि वो मूल भर्ती उनकी इलाहाबाद हाईकोर्ट से थी। अब उन्होंने करीब 1 साल बाद अपना इस्तीफा दे दिया, ये कहते हुए कि 1 साल से मुझे कोई काम नहीं दिया जा रहा है जुडिशरी में केसेस सुनने का, तो इसलिए मैंने सोचा है कि मैं इस्तीफा दे दूं। लेकिन इसके पीछे सच्चाई क्या है, ये अशोक जी बताएंगे। बड़ी सच्चाई दर्दनाक है महेश जी। मेरे को ये कहने में कोई झिझक नहीं है, बेचारे बेचारे कह रहा हूं। अब मैं उनको बेकसूर नहीं कह रहा हूं। लेट्स बी वेरी क्लियर। मैं ये नहीं कह रहा कि वर्मा
बेकसूर है यशवंत वर्मा, कसूर तो उनका पूरा है, 100% है। लेकिन वो इस पूरे खेल में, जो हम चेस में कहते हैं ना, प्यादा, पॉन, मोहरा, इस पूरे खेल में वो एक प्यादा थे और उन्होंने रिजाइन करके प्रूव कर दिया कि मैं प्यादा था। मेरे से बड़े बड़े लोग इसमें शामिल थे। ये उनके रिजाइन से, सीक्वेंस ऑफ इवेंट से मैं आपको 2 मिनट में क्लियर कर देता हूं। मार्च में रिकवरी हुई। मार्च में रिकवरी, आपको पता है, जब इतने करोड़ लोग नोट एक जज के घर से मिल गए, उसके घर से, ऑफिशियल रेजिडेंस से, हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट की नाक के नीचे है वो घर। वो जज का घर सुप्रीम कोर्ट की नाक के नीचे है, डायगनली। वहां से करोड़ों रुपया मिला, तो 3-4 दिन कानो कान खबर ही नहीं हुई किसी को। ये क्या हुआ? अगर सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस को पता है, पुलिस को पता है, फायर ब्रिगेड को पता है, तो होम मिनिस्टर को भी पता है, प्राइम मिनिस्टर को भी पता है, चीफ जस्टिस को भी पता है। तो जो बात चीफ जस्टिस इंडिया को, प्राइम मिनिस्टर को और होम मिनिस्टर को पता होने के बावजूद दबाई गई, तो किसके कहने से दबाई गई वो? इसका मतलब वर्मा से जो ऊंचे के लोग थे, उन्होंने इस बात को दबाया, उन्होंने इस बात को दबाया। इससे यह साबित होता है कि इस खेल में वर्मा से ऊपर के लोगों का भी हिस्सा था, दावेदारी थी। वो खाली अपने लिए काम नहीं कर रहे थे, वो किसी महामानव या किसी बड़ी शक्ति के लिए काम कर रहे थे। ये बात साबित हो गई। दूसरी बात इन्होंने कैसे साबित की? अगर चलो आपने 3 दिन लगा दिए पता करने में, 3 दिन जब पता लग गया, जब चीफ जस्टिस से फिर कॉरेस्पॉन्डेंस शुरू हो गई, चीफ जस्टिस ने अपने नुमाइंदे भेज दिए पता करने के लिए, तो एफआईआर का ऑर्डर क्यों नहीं किया? ठीक बात। एफआईआर करते, वर्मा को अरेस्ट करते। एक आम आदमी तो साइकिल चोरी करता है तो पुलिस उसको डंडे मार के पूछ लेती है, और कौन कौन लेते? साइकिल चोरी वाले को तो डंडे मार के पूछ लेते हो। और जिससे इतने करोड़ रुपए इकट्ठा हुआ, उसको पुलिस ने इंटेरोगेट क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया, मैं आपको बता रहा हूं, आपने अच्छा लखूभाई का एग्जाम्पल दिया, क्योंकि लखूभाई में भी सीबीआई जो थी वो नरसिम्हा राव को बचाना चाहती थी, क्योंकि नरसिम्हा राव के हाथ में उस टाइम देवेगौड़ा की गिरबान पकड़ी हुई थी। इसलिए नरसिम्हा राव को बचा रहे थे, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को, क्योंकि देवेगौड़ा की गर्दन पकड़ी हुई थी। तो जब वो लखूभाई विटनेस बॉक्स में आ गया, तो मैंने उससे कहलवा लिया कि इसमें नरसिम्हा राव के कहने पे पैसे दिए थे। अब कह दिया तो फिर वो एक्यूज बन गए, नरसिम्हा राव एक्यूज बन गए, तो चीफ जस्टिस से मिलने चले गए उस टाइम के। तो चीफ जस्टिस, सीबीआई कोई नहीं बचा सका, फिर कोई नहीं बचा सका। तो फिर कांग्रेस ने, सरकार ने विड्रॉ कर ली। नरसिम्हा राव खुद तो डूबे, देवेगौड़ा भी डूबे, और उसके फॉलो अप में गुजराल भी डूबे। और जब गुजराल डूबे तो वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो आप देखिए, एक विटनेस के क्रॉस एग्जामिनेशन से 3 प्राइम मिनिस्टर गिर गए, एक नया बन गया। इस केस में ये पूरा ऐसे हो सकता है। आप मेरे को वर्मा को 1 घंटे के लिए दे दो क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए, 1 घंटा पकड़ा दो आप। ये वर्मा हाईकोर्ट का जज रहा है, जो मर्जी रहा है, नलायक आदमी, नलायक ही कहेंगे इसको, नलायक ही कहेंगे। मैं तो नलायक भी कहूंगा, बुजदिल भी कहूंगा। ये लड़ाई करते रहे। देखो, ये मैं वही कहता हूं, वो कहते हैं ना, बेवकूफ दोस्त से समझदार दुश्मन अच्छा है। ये वर्मा बेवकूफ दोस्त है, प्यादा है, क्योंकि जो इसकी सीक्वेंस ऑफ इवेंट प्रूव करती है कि इसमें बड़े, इससे वर्मा से ऊपर के लोग इन्वॉल्व थे। आप देखो, वो इतनी बेशर्मी से वो सुप्रीम कोर्ट इसको चैलेंज करने चले गए। आपने कभी सुना किसी के घर से रिकवरी हो गई हो तो वो कहे मैं तो, मेरे को छोड़ो सर, मेरे को छोड़ दो? वो भागता फिरता है? वो भागता फिरता है। ये भाग नहीं रहा था, ये सामने सीना पे तड़ा के, और कपिल सिब्बल जैसे वकील इसको डिफेंड कर रहे थे। तो कपिल सिब्बल क्यों डिफेंड कर रहे थे, ये भी पूछताछ होनी चाहिए। कपिल सिब्बल तो ऐसे नहीं आ रहे ना, कोई छोटा मोटा थोड़ी एंगेज कर सकता कपिल सिब्बल को। कपिल सिब्बल डिफेंड कर रहे थे इसमें। और देखिए बात क्या हुई, धनकर की विकेट गिरी इस चक्कर में। धनकर ने क्योंकि महाभियोग एक्सेप्ट कर लिया था वो मोशन, तो धनकर को गिरा दिया। धनकर को किसने गिराया? धनकर को गिराने वाला कौन था? धनकर से ऊपर का महामानव ही तो गिरा सकता है धनकर को। वाइस प्रेसिडेंट को जो रिजाइन कराता है वो कौन कराता है?
उससे बड़ा कोई महामानव होगा तभी तो उसको रिजाइन कराएगा। तो देखिए वर्मा के तार कहां कहां जुड़े हुए थे। वर्मा के खिलाफ मोशन लेने के लिए, वर्मा को बचाने के लिए वाइस प्रेसिडेंट को बलि चढ़ा दिया। तो ये तो एज गुड एज मैथमेटिक्स। फिर उसी को महाभियोग ले आए, आपने ये शो किया था, तो उसकी वो कमेटी बैठी रही तारीख पे तारीख, उसने रिपोर्ट ही नहीं दी। अगर एक कमेटी में चीफ जस्टिस किसी देश के, किसी स्टेट के, एक और जज, एक और जूरिस्ट, इतनी बड़ी कमेटी स्पीकर बनाता है और इतनी बड़ी कमेटी रिपोर्ट ही नहीं देती अपनी, वो बैठी रहती है, वो महामानव से पूछती है कि सरकार अब क्या हुक्म है। उन्होंने कहा बैठे रहो भैया, कुछ नहीं करना, बस सो जाओ, सूचना मिलते ही सोचना बंद। जो कांस्टेबल को डायरेक्शन देते हैं ना पुलिस में, यहाँ महामानव जो है चीफ जस्टिस को, वाइस प्रेसिडेंट को, जजेस को, अब सबको पूरे देश में यही एक मैसेज है महामानव का कि सूचना मिलते ही सोचना बंद। चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे कोई अर्नब मीडिया हो, चाहे वो रूबिका मीडिया हो, चाहे वो समिता मीडिया हो, महेश गुप्ता को नहीं कह सकते, न्यूज नशा को नहीं कह सकते, क्योंकि न्यूज नशा तो देश की सेवा कर रहा है, महेश गुप्ता सेवा कर रहे हैं, तो उनको नहीं कह सकते जिसको कुछ लेना नहीं है। जिनको रेवड़ियां खानी है, जिनको प्रसाद लेना है, तो प्रसाद वर्ड तो गलत है उसका, जिसको रोटी डालते हैं वो प्रसाद तो एक गलत वर्ड है उसके लिए। प्रसाद तो अच्छी चीज के लिए होता है। जिसको रोटी डालते हैं, रोटी किसको डालते हैं आप पता है ना, जब हम खाना रात को कहते थे बाहर वो बैठा है उसको डाला रोटी, तो ये जो रोटी डालते हैं उनके लिए ये एक संदेश था। और इनके रेजिग्ने फिर कोई रीजन नहीं दिया। आप ये देखो, कोई रीजन नहीं दे रहे, वो कह रहे हो अपना राष्ट्रपति को कह रहे हैं मैं आपको बर्डन नहीं करना चाहता रीजन देके। आप रीजन देके बर्डन करते हो, आपकी ड्यूटी थी। राष्ट्रपति कोई वो नहीं है, मतलब राष्ट्रपति नंबर 1 सिटीजन है, बट राष्ट्रपति इज नॉट इंडिया। राष्ट्रपति को सूचना देने का मतलब था 145 करोड़ को सूचना देना कि क्यों रिजाइन किया है। आप ये क्यों कह रहे हो मैं नहीं बताना चाहता, फिर साबित कर रहे हो मैं प्यादा हूं, मैंने बताया तो मेरा लोया बना देंगे, मेरा धनकर बना देंगे। अब तो ये धमकियां चलती है ना, बच्चे भी कहते हैं। मैं आपको महेश जी यहां बैठे बता रहा हूं, ऐसे ईमानदार अफसर, ईमानदार जज, ईमानदार मीडिया वाले हैं, लेकिन उनके बच्चे उनको डराते हैं कि पापा ये मत करो, आपको धनकर बना देंगे, आपको लोया बना देंगे। पापा सर ये बात सच है। आप नहीं जानते कितने खतरनाक लोग हैं ये। मम्मा ये मत करना, मम्मा लोया बना देंगे आपका, मम्मा धनकर बना देंगे मम्मा। ये बच्चे बोल रहे हैं, मैं यहाँ बैठा आपको बता रहा हूँ, मैं ड्राइंग रूम की और बेडरूम की बातें बता रहा हूँ आपको, इन अफसरों की। ये हाल हो रहा है वहां देश का। आप क्या क्या कर रहे हैं? करोड़ों रुपए मिल गए आपको, तो पता 500 रुपए मिलता है ना तो मजिस्ट्रेट डिमांड कर देता है, सर हमें और भी पता करना है, सर कहाँ कहाँ किससे किससे पैसे खाए थे। 500 रुपए पे डिमांड कर देता है मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट डिमांड कर देता है सीनियर अफसर का कि सर ये 500 तो यहाँ मिले, अभी अकाउंट चेक करने हैं। और करोड़ों रुपए पे रिमांड ही नहीं हुआ उसका, वो यहां से बैठ के चला गया, इलाहाबाद ओथ ले ली। एक और बात मैं आपको बड़ी दोस्तों के साथ शेयर करना चाहता हूं, आप एक बहुत बड़े संकट से देश बच गया। आप ये देखिए, ये नोट ना मिलते, ये नोट ना पकड़े जाते तो आपको पता नहीं ये चीफ जस्टिस बनते, ये चीफ जस्टिस इंडिया भी बन सकते थे। इलाहाबाद से दिल्ली क्यों आता है यार, एक बच्चे को भी पता है इलाहाबाद से दिल्ली क्यों लाया जाता है, क्योंकि जिसको फिर आप यहाँ पर नंबर 1 2 करके और सीधा सुप्रीम कोर्ट ले जाते हो, और 30 40 को आप अभी वो बने ना, पंचोली बने, कितने बने ऐसे कितने। और वो जो इनकी लॉ मिनिस्टर थी महामानव की वहां पे गुजरात में, वो बनी, वो क्या करके चली गई बेड़ा गर्क सुप्रीम कोर्ट का, सोचो। ये तो सुप्रीम कोर्ट जाते ही जाते हैं, ये लाए इसलिए गए थे कि इनको सुप्रीम कोर्ट ले जाना था, और जो माल इकट्ठा हो रहा था उन्हीं के लिए इकट्ठा हो रहा था जो सुप्रीम कोर्ट ले जाते। तो अब सूर्यकांत क्यों नहीं बोल रहे? सूर्यकांत वो एकेडमिशियंस के खिलाफ तो बड़ा लंबा बयान दे देते हैं, वो अजीत और वो जो उनके बयान देते हैं कि विल कैच द बुल बाय हॉर्न। ये इनको ये मैसेज सूर्यकांत जी को भी मिलना चाहिए कि ये क्या लैंग्वेज बोलते हो आप। आपके कलम में इतनी ताकत है, पूरी सरकार गिरा सकते हो। पूरी सरकार, एक कलम से, एक जजमेंट से, एक ऑर्डर से पूरी सरकार गिरा सकते हो। 145 करोड़ का फायदा कर सकते हो। आप 145 करोड़ को डरा रहे हो फिल्मी डायलॉग बोल के। वो जो अजीत डायलॉग बोलता था ना, अजीत और अमरीश पुरी जैसे डायलॉग बोल रहे हैं ये यहाँ पे सूर्यकांत अब, कि ये अब मैं
ये ताला चाबी तेरे जेब से निकाल के खोलूंगा। ये वही डायलॉग तो है कि विल कैच द बुल बाय द हॉर्न। ये लैंग्वेज बोलनी चाहिए क्या चीफ जस्टिस को? विल कैच द बुल बाय द हॉर्न। कैच द बुल के लिए आपको भर्ती किया वहां पे, आपको संविधान की रक्षा के लिए किया है, जिसका पर्पज ये है हर एक घर में दिया भी जले अनाज भी हो। वो आप कर नहीं रहे हो, धमकियां दे रहे हो, बैठे हुए वहां पे कुर्सी पे बैठ के धमकियां दे रहे हो, क्योंकि आपके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। आपको भी पता है, आपके भी बच्चे कहते होंगे पापा लोया बना देंगे, पापा धनकर बना देंगे, पापा मत करो। तो सारे तो डरे हुए हैं महेश जी, सिस्टम में सारे डरे हुए हैं। तो सारे किससे डरे हुए हैं ये जनता अपने आप अंदाजा लगा सकती है। ये चीफ जस्टिस, सीईसी और हाईकोर्ट के जजेस डरे हुए हैं। और 8,000 करोड़ का एलिगेशन लगता है एक पार्टी पे, किसी पॉलिटिकल पार्टी पे। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि 8,000 करोड़ आपने इलीगल इकट्ठा किया है और उनका रिमांड नहीं होता। क्यों नहीं हुआ रिमांड उस पार्टी के, उस एनजीओ पार्टी जो प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस की थी कि 100 साल पुरानी एनजीओ है, जो 100 साल पुरानी एनजीओ के ने 8,000 करोड़ इकट्ठा किया था। 8,000 करोड़ सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजेस ने इलीगल डिक्लेयर कर दिया, तो उनका रिमांड क्यों नहीं हुआ? रिमांड होना चाहिए था ना ऊपर के। आपको पता महेश जी, आप इतने साल से वकालत कर रहे हो और कवर कर रहे हो, जब कोई कंपनी कसूर करती है तो उसके जो कंपनी के कर्ता धर्ता होते हैं, डे टू डे एक्टिविटीज जिसमें जो देख रहे होते हैं, उनको अरेस्ट किया जाता है। तो अगर 8,000 करोड़ उन्होंने कह दिया था कि इलीगल है, तो उसके कर्ता धर्ता ऊपर के 3-4 को अरेस्ट करके उनका रिमांड होना चाहिए था। वो क्यों नहीं हुआ? ये सारी बातें महेश यशवंत वर्मा से कनेक्टेड है। इसका मैं इसमें याद दिलाना चाहूंगा दर्शकों को कि जो कोयला घोटाला हुआ था, कोल स्कैम, उसके अंदर जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था कि जो कोयले की खदानें इनका आवंटन हुआ है, अलॉटमेंट हुआ है, ये गलत है, बहुत भारी लॉस हुआ है, तो उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जो उनका अलॉटमेंट था वो कैंसिल किया। साथ ही पैरेलल उसमें सीबीआई को बोला कि जितने भी अलॉटमेंट हुए सब पे एफआईआर करो, और एफआईआर करके बकायदा चार्जशीट और केस चल रहा है कोर्ट में। और इस वाले मामले में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने ये तो कह दिया कि असंवैधानिक है, पैसा गलत आया है, लेकिन वो पैसा गलत क्यों आया, गलत आने के बाद किसके पास गया, उन्होंने किसको क्या फेवर किया, तो करप्शन है, क्लियरली करप्शन है, लेकिन उस पर कुछ नहीं बोला। यही तो कह रहा हूँ, दाल ही काली कर दी है इन्होंने। तो क्या होगा महेश जी, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। सर ये जो जस्टिस वर्मा जी की बात करें, अगर जैसा इन्होंने जो रिजाइन दिया है, इसमें मेन कारण क्या आपको क्या लग रहा है? एक तो जो महाभियोग है संसद से उनको हटाने का, वो खत्म हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने खुद ही रिजाइन कर दिया। एक उसके अलावा जो उन्होंने खुद रिजाइन किया, तो जो भी उनके सर्विस के बेनिफिट्स हैं वो उन्हें मिलते रहेंगे। ये क्या छोटी सी चीजें, क्या हम मान लें कि इन्हीं कारणों की वजह से उन्होंने सिर्फ इस्तीफा दे दिया? महेश जी यही तो मैं कह रहा हूँ आपको, यही तो मैं आपको कह रहा हूँ, एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन आई रिपीट दिस, कि यशवंत वर्मा एक प्यादा थे, हैं, अभी भी हैं। उनको रिजाइन इसलिए करा दिया क्योंकि संसद में तो बहस होती ना कि किसका पैसा था। जो बहस मैं कर रहा हूँ, मैं कोई ब्रिलियंट नहीं हूँ, जो ये बहस सारे नेता लोग करते ना कि ये पैसा किसका था, इंटेरोगेट क्यों नहीं हुआ, डंडे मार के क्यों नहीं पूछा इससे पैसा किसका था। उसको तो डंडा मारने की जरूरत ही नहीं है। आप मेरे को जूम पे दे दो, जूम वर्मा, तो मैं आपकी 3 विकेटें गिरा दूंगा। मैं अभी आपको गिन के बता रहा हूँ। यशवंत वर्मा मेरे को जूम पे दे दो इंटेरोगेट करने के लिए। आपको पता है ना, प्राइवेट आदमी को भी कोर्ट दे सकती है मामला इंटेरोगेट करने के लिए। तो इसको एफआईआर कराएं। रिजाइन करने से क्या होता है? रिजाइन करने से भी एफआईआर क्यों नहीं होगी? एफआईआर अब भी हो सकती है। अगर महामानव या कोई देश के कोई ईमानदार आदमी अपने आप को कहते हैं कि मैं ईमानदार हूं, अगर उसके ऊपर वाले लोग जो भी हैं, प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर, जो भी, मेरे को नहीं पता कौन करेगा कौन नहीं करेगा, लेकिन अभी भी एफआईआर करा दे, रिजाइन से क्या हो गया? ऑफेंस थोड़ी खत्म हो गया, रेजिग्नेशन से ऑफेंस थोड़ी खत्म हो गया। ये बात कोई नहीं कर रहा। रेजिग्नेशन से ऑफेंस खत्म नहीं हुआ, रेजिग्नेशन के बाद भी महाभियोग भी चल सकता है, क्योंकि आपने गलती मानी नहीं है। आज भी एफआईआर हो सकती है। मैं तो इसलिए एक्सपोज कर रहा हूं सबको, जो बड़े फन्ने खा अपने आप को कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वो आज क्यों नहीं एफआईआर कर रहे? क्योंकि पता है एफआईआर होते ही, इंटेरोगेट होते ही महामानव जैसे कई लोगों के नाम आ जाएंगे। वो कहेगा भैया मैं तो कुछ नहीं हूं, इन सबके थे, ये मेरे पास खाते हैं, ये मैंने बता दिया है, इनके यहाँ रिकवरी हुई है, सारा सबूत आ जाएगा। बच ही नहीं सकते। बचने का एक ही तरीका है कि जैसे वो आंख बंद करके उसको गायब कर दो कि भैया तू बोलेगा नहीं, बस।
तू रेजिग्नेशन कर दे, तेरे को जो खातिर चाहिए सब पैसा भी मिलता रहेगा, खातिर भी मिलती जाएगी, हो सकता है कभी कोई कमीशन वगैरह कोई पोस्ट भी दे देंगे, कुछ ऐसी हैरानी नहीं होगी, मेरे को कोई हैरानी नहीं होगी, इसको कोई नई पोस्ट दे दें जिसका स्टेटस जो सुप्रीम कोर्ट जज का हो, कोई सरप्राइज नहीं होगा मेरे को, गवर्नर ही बना दे कहीं, ठीक बना दे, कौन पूछ रहा है, मस्तराम मस्ती में आग लगे बस्ती में, वो तो मस्त है, कोई मतलब देश चलाने से उनका कोई मतलब नहीं है, सूट बदलो, मस्ती करो, गाने गाओ, ढोल बजाओ, पतंग उड़ाओ, अपना मस्ती करो यार, क्या करना है, छोड़ो यार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।